हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई एस दरबार न्यूज़ डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। 19 अगस्त है आज और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम लोग देखेंगे। आज के इस डिस्कशन में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से उसको सुनना है, कॉपी में नोट करना है। जैसा कि मैं साथ साथ में बताती जा रही हूँ कि नोट्स कैसे बनाना है, आपको किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलना है, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग रोज़ की तरह करंट अफेयर्स के न्यूज़ को जीएस से लिंक करके पढ़ेंगे। ओके, यानी कि अगर आपने करंट अफेयर्स का न्यूज़ पढ़ा तो आपका जीएस का भी एक टॉपिक तो पक्का से कवर होने वाला है, ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं उसको प्लीज़ ऐसे हल्के में ना लें, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसका आंसर ज़रूर दें, ठीक है। जिसको उसका आंसर मालूम ना हो वो मुझे पूछ सकता है कि मैम इसका आंसर क्या होगा, मुझे बता दीजिए, मुझे नहीं आता, मैसेज से आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज के अपने पहले पॉइंट पर चलते हैं। जो पहला न्यूज़ है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। आपको पता है इंडिया डेवलप्ड कंट्री में जाहिर तौर पर शामिल होना चाहता है और भारत को आज़ाद हुए इंडिपेंडेंस डे की हम अगर बात करें तो इस बार हमने कौन सा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था? 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। जो हमने 15 अगस्त मनाया था वो कौन सा वाला था? 75वां था। यानी कि आज़ाद हुए आपको 75 साल हो गए हैं और 75 साल में आपके क्या अचीवमेंट्स हैं। जाहिर तौर पर हर कोई अपना अचीवमेंट कैलकुलेट करता है, लॉस एंड गेन कैलकुलेट करता है। तो इसी दौरान जब प्रधानमंत्री जी सामने आए तो इन्होंने भी कुछ भाषण दिए, उन्होंने कुछ कहा कि हमारा जो आगे का गोल होना चाहिए वो कैसा और क्या होना चाहिए। देखिए, क्लाइमेट चेंज को लेकर के इंडिया ऑलरेडी बहुत एक्टिव है, हर प्लेटफॉर्म पर अलग अलग प्लेज लेता आया है, लेकिन इस बार जो कंट्री के गोल हैं वो कंट्री को ओवरऑल आगे बढ़ाने के लिए हैं, ठीक है। डेवलप्ड कंट्री में आप कैसे शामिल हो सकते हैं, इस चीज़ को लेकर के जो स्पीच दिया था प्रधानमंत्री जी ने उसमें उन्होंने पंच प्राण की बात की, है ना। 5 प्रतिज्ञा की बात की या पंच प्राण की बात की इन्होंने कि आपको कैसे अपने देश को आगे लेकर के जाना है। कब? जब भारत देश अपना 100वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा होगा, यानी कि 2047 में, जब हो सकता है इनमें से बहुत से लोग ना हों, तब आप 100वां इंडिपेंडेंस डे मना रहे होंगे, तो आपको आपका देश कैसा मिलना चाहिए उस समय, जो आपके कंट्री की हालत होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में पंच प्राण, ये 5 प्रतिज्ञा की है मोदी जी ने। और वो 5 प्रतिज्ञा क्या क्या है याद रखिएगा। मेंस में आंसर राइटिंग में ये पॉइंट सीधे आपके काम आने वाला है। प्रीलिम्स में इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली मेंस में आप इन स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या नोट्स में हमें इसको लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? हमें बिल्कुल लिखना चाहिए कि पंच प्राण क्या है, किन चीज़ों की बात की है मोदी जी ने, ठीक है। तो दासता के किसी भी लक्षण को दूर करना, जो सर्विलिटी है हमारे अंदर, अगर कहीं ना कहीं आज भी वो मेंटालिटी है जो कॉलोनियल एरा में हुआ करती थी, जब हम गुलाम थे तब जो हमारे अंदर मेंटालिटी, जो डर हुआ करता था, क्या वो दासता का डर आज भी है? क्या दास, देखिए दास मतलब स्लेव, क्या वो जो दास बनने की मेंटालिटी है क्या वो हमारे अंदर आज भी है? अगर ऐसा है तो हमें उसको रिमूव करना है, हमें उसको दूर करना है। इसका मतलब क्या है? आपको आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। देखिए, दास इंसान, जब हम गुलाम की बात करते हैं तो आपको एक लगता है कि हाँ कोई मास्टर होगा, कोई एक स्लेव होगा, मतलब आपका कोई मालिक है। लेकिन इसको अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कहीं ना कहीं दास होते हैं, अपने मानसिक स्थिति के दास होते हैं, अपनी आदतों के दास होते हैं। तो क्या ऐसी कोई भी कंडीशन है जो आपको उस दासता के किसी भी लक्षण को दिखाती है तो आपको उससे दूर करना है। प्राइड इन हेरिटेज, जो विरासत हमें मिला है उस पर गर्व करना है। यूनिटी एंड फुलफिलिंग आवर ड्यूटीज, एकता को कैसे अपने यहाँ पे कायम किया जाए, एकता और साथ में जो आपके कर्तव्य हैं उसको आप कैसे पूरा करेंगे, इसके लिए आपको प्लेज लेना है, ये प्रतिज्ञा है और उसको आपको पूरा करने में हर संभव प्रयास करना है, मदद करना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, जीएस पेपर 3 में जाएंगे। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि आखिर इंडिया ने आज कितना कुछ अचीव किया है। देखिए, इसमें डिस्कशन में तो बहुत सारी बातें थी कि आज भी भारत, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूएस, यूके
और बड़े बड़े देश जो भी हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, और जो डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं जो अभी आगे बढ़ रही हैं, उनमें भी काफ़ी हद तक पीछे है। अगर हम भारत के पर कैपिटा इनकम की बात करें, प्रति व्यक्ति आय की बात करें, तो वो काफ़ी कम है दूसरे देशों की तुलना में। यहाँ तक कि हमसे चाइना भी 5 गुना आगे है, 5 टाइम्स हमसे बेटर है पर कैपिटा इनकम के इसमें, और लंदन वगैरह में तो लोग बहुत आगे हैं हमसे। तो यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय है वो काफ़ी कम है। ये पूरा एक डिस्कशन, एक एनालिसिस है अभी तक का। खैर, इंडिया अब कैसे अपने डेवलप्ड कंट्री के गोल को 2047 तक, 2047 तक अचीव कर लेगा। तो जब आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो वो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आप उन अच्छी बातों में किसी का रेफरेंस दे देते हैं, जैसे अगर आप ये कहते हैं कि विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार, या आप कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के अनुसार, है ना, तो वहाँ पे आपकी बातों में कुछ वजन आ जाता है और आपके जो आंसर होते हैं उसमें अच्छे मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। ओके, तो विश्व बैंक की 2018 की रिपोर्ट क्या है, क्या कहती है? 2047 तक का जो इनका एक डाटा है उसमें क्या कहा गया है कि एटलीस्ट हाफ इट्स सिटीजन कुड जॉइन द रैंक ऑफ द ग्लोबल मिडिल क्लास। मतलब कि आधे जो यहाँ के जनसंख्या के जो आधे नागरिक होंगे, आधे सिटीजन्स होंगे, वो ग्लोबल मिडिल इनकम क्लास के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। अभी सारे लोग हैं क्या? नहीं, अभी बहुत कम लोग हैं जो मिडिल इनकम में, बाकी सारे लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा कि 50% पीपल, हाफ ऑफ द पीपल जो है वो मिडिल क्लास में आ जाएंगे। दिस विल मीन दैट द हाउस होल्ड हैव एक्सेस टू बेटर एजुकेशन। मिडिल क्लास में क्या होता है? देखिए, ज़्यादातर आप में जो इस न्यूज़ को सुन रहे होंगे वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते होंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप बेटर एजुकेशन ले पाते हो, अच्छी हेल्थ केयर आपको मिल सकती है, क्लीन वाटर मिलता है आपको, सैनिटेशन बेटर हो जाता है ना, आप थोड़े अच्छी जगह में रहना पसंद करते हैं, आपके यहाँ पर बिजली होती है, बिजली का कनेक्शंस आप लगवा लेते हैं, एनवायरनमेंट अच्छा होता है, अफोर्डेबल हाउसिंग्स आप अटेन कर पाते हैं। मतलब आपकी स्थिति इतनी अच्छी हो जाती है कि आप अच्छा खाना, कहते नहीं, रोटी कपड़ा और मकान आपके पास मिल जाता है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास में भी नहीं हो तो ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिल पाती। कुछ लोग पढ़ाई नहीं कर पाते, कुछ लोग अच्छा खाना नहीं खा पाते, कुछ लोग अच्छी जगह में रह नहीं पाते। तो ये सारी दिक्कतें जो है वो दूर हो जाएंगी आधी आबादी की। ये डाटा है किसका? वर्ल्ड बैंक का डाटा है। ओके, तो जाहिर तौर पर हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम डेवलप्ड में जाना चाहते हैं, डेवलप्ड कंट्री में आना चाहते हैं, तो हमें इसको और बेटर करना पड़ेगा। तो क्या आज़ादी के इतने सालों तक भारत ने कुछ अचीव नहीं किया है अभी तक? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, भारत ने बहुत कुछ अचीव किया है। अगर आप देखें ध्यान से, जीडीपी को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, सकल घरेलू उत्पाद को कैलकुलेट करते हैं, तो 1950-51 में जब भारत आज़ाद हुआ था, जब अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ा था, तो पता है आपको कि यहाँ का जो जीडीपी था वो मात्र 2.79 यानी 2.79 लाख करोड़ था, और आज कितना है? 147.36 लाख करोड़। यानी आप सोच के देखिए कि कितने टाइम्स ज़्यादा है, मतलब अप्रॉक्स 150 गुना ज़्यादा है। तो आज के समय में हमने काफ़ी कुछ अटेन किया है, ऐसा नहीं कि हमने अटेन नहीं किया है। अगर अमेरिकी डॉलर की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिकन डॉलर जो है वो एक ऐसी मुद्रा है जिसका काफ़ी डिमांड है, हर जगह पर ये चलता है अमेरिकी डॉलर। तो आज भारत में 3.17 ट्रिलियन ये अमेरिकन डॉलर मौजूद है, और यही भारत को पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा। 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन सकता है भारत वर्ल्ड में 2022 में, ये अप्रॉक्सीमेट है, बिकॉज 3.17 ट्रिलियन यूएस डॉलर भारत के पास मौजूद है। अगर हम फॉरेक्स देखें, विदेशी मुद्रा, सिर्फ डॉलर नहीं बाकी और सारे मुद्रास को देखें, तो देखिए जब 50-51 में भारत आज़ाद हुआ तब कितना था ये? तब ये मात्र 911 करोड़ था। 911 करोड़ था क्या? फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा। अच्छा, इसका ज़्यादा होना क्यों ज़रूरी है? आपको याद होगा 90s में जब LPG पॉलिसी आती है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आता है, तो उस समय में क्या हुआ था? भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व
बहुत कम हो गया था। मतलब सिर्फ इतना था कि 8 दिन तक ही खर्च चल सकता था देश का, क्योंकि देखिए बाहर जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपका रुपया तो चलता नहीं, आपको वहाँ पे विदेशी मुद्रा को ही देना पड़ता है, डॉलर देना पड़ता है या और कोई जो भी डिमांड में है करेंसी वो देना पड़ता है। तो उस समय में भारत में सिर्फ 8 दिन के लिए ही खर्चे बचे रह गए थे। इस वजह से फिर IMF की शर्तों पर भारत सरकार ने उसको माना और यहाँ पर लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को फॉलो किया और तब उन लोगों ने हमें लोन दिया था। ठीक है, तो लेकिन आज के समय में जब हम 2022 का डाटा कैलकुलेट करते हैं 75 साल के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, तो आज हमारे पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है? बहुत ज़्यादा रिजर्व है। आप सोचिए 45,42,615 करोड़। आप सोचिए कहाँ 900 करोड़ और कहाँ 45 लाख करोड़। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डाटा है। और फॉरेक्स रिजर्व के मामले में भारत 5वां लार्जेस्ट रिजर्व बन चुका है पूरे वर्ल्ड में। फूड प्रोडक्शन, आप सभी लोग जानते हैं, फूड प्रोडक्शन को लेकर के भारत में बहुत गरीबी थी, भूखमरी थी, लोगों को अनाज नहीं मिलता था। जब भारत आज़ाद हुआ था बहुत गरीबी थी और उसके बाद कई सारे नारे लगाए गए, गरीबी हटाओ और ये सब बोला गया। फिर आपको याद है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया भारत में, अनाज को कैसे बढ़िया उत्पादन किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने मिलकर के काम किया, अलग अलग गवर्नमेंट्स ने काम किया और अब जाकर के भारत में अच्छा खासा अनाज मौजूद है, सरप्लस में मौजूद है। हम लोग डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी में भी ये आर्टिकल आता है कि आज इंडिया के पास इतना अनाज मौजूद है कि उसके पास रखने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, सो पहले उस समय में कितना था? 50 मिलियन टन था, लेकिन आज के समय में 316 मिलियन टन है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद भारत ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें, साक्षरता दर की भी बात करें, जाहिर तौर पर उसमें आप देखिए कि आपके, अगर आप पुराने अपने दादाजी दादी वगैरह की बात करें, नाना नानी की बात करें, तो वो लोग, बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो हाई स्कूल पास होते थे ना। बहुत सारे लोग तो उसमें 3rd 4th तक ही पढ़े, यार लोग नहीं पढ़ते थे। लेकिन आज देखिए, आज आपके घर में, आपके आसपास सभी लोग कम से कम तो ग्रेजुएट होते हैं, है ना। और मतलब मैट्रिक इंटर तो होता ही होता है, ग्रेजुएट भी होते हैं। तो साक्षरता दर भी काफ़ी बढ़ा है। ये दर जो कि 18% था पुरुषों में, है ना, कब 51 में ये 78% हो गया आज के डेट में। हालांकि इसको भी 100% करना है। देखिए हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट किया है, आप 19 से 20 पर तो पहुंच गए हैं, है ना, लेकिन एक्चुअली जो आपका टारगेट है वो 30 पर पहुंचने का है। अगर आपको डेवलप्ड कंट्री में जाना है, उस लिस्ट में जाना है, तो आपको काफ़ी अभी सुधार करने की आवश्यकता है एज़ कम्पेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है ना, तो इसीलिए थोड़ा पॉजिटिव सोचते हुए, जैसे आपको मैंने ये सारे पॉजिटिव साइड्स इसलिए बताए ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अरे भारत में तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। नहीं, भारत में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे बदलाव हुए हैं, लेकिन जो गोल है वही वाली बात। जैसे अगर आपको IAS बनना है, आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको ये ग्रेजुएशन के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आप फर्स्ट डिवीजन ले आएंगे इतना पढ़ करके। लेकिन चूंकि आपको IAS बनना है, तैयारी नहीं करनी ना, रैंक लाना है, तो इस रैंक लाने के लिए जो मेहनत की ज़रूरत है आपको वो करनी पड़ेगी। आप अगर पढ़ करके खुश हो जा रहे हैं, अरे वाह चलो मैंने आज बहुत दिन, पूरे दिन मेहनत करी, मैंने बहुत पढ़ाई की, लेकिन आपको ये देखना है कि मेरा कंपैरिजन कौन है। मुझे तो एक IPS से लड़ना पड़ेगा, तो जो सेलेक्टेड बंदा है अगर मुझे उससे लड़ना पड़ेगा तो उसके लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। तो सेम एज अगर आपको डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में जाना है तो आपको उनके जो पैरामीटर्स हैं, जो वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने सेट कर रखा है, उसमें आपको जाना पड़ेगा। अगला न्यूज़ है डैम मैनेजमेंट पर। एक बहुत ही दुखद बात है कि करम डैम जो कि आपके मध्य प्रदेश में है, नर्मदा रिवर पर था, ये करम रिवर भी है, नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, उस पर बनाया गया था, ये कोलैप्स हो गया, ये ढह गया। और देखिए इतना बड़ा बांध होता है, कितने सारे पानी को स्टोर किया जाता है डैम्स में, और जब ये टूट जाता है बांध तो क्या होता है, ये सारा का सारा पानी आ जाता है और नीचे आकर के गाँव में जाने लगता है। तो 11 करीब गांव हैं जो अभी खतरे में हैं इस बांध के टूटने से। वहाँ पर पानी फैल जाएगा और वहाँ पे जो भी है जान माल का ऑफ कोर्स नुकसान होगा।
नर्मदा रिवर के बारे में जान लीजिए। नर्मदा रिवर जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, याद रखिएगा। कल हमने गोदावरी की बात की थी, गोदावरी कहाँ, यहाँ पर गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, लेकिन नर्मदा जो है वो कहाँ गिरती है, यहाँ अरेबियन सी में गिरती है, गल्फ ऑफ, यहाँ देखिए कैम्बे, यहाँ पर गिरती है। और ये जो आपका नर्मदा रिवर है इसको वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहते हैं। इसके बारे में, नर्मदा रिवर के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम डैम मैनेजमेंट की बात करते हैं। डैम सेफ्टी एक्ट 2021, ये जो अधिनियम है, बांध सुरक्षा अधिनियम 2021, ये क्या है, नाम में ही मौजूद है इसका कि इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, बांध को कैसे सुरक्षित किया जाए। जैसे कि इसका सर्वेलेंस हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, इसका कौन काम संभालेगा, कार्यभार कौन देखेगा, संचालन कौन करेगा, रख रखाव कौन करेगा, है ना, मेंटेनेंस, ये सारी की सारी जो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस डैम सेफ्टी एक्ट में बताई गई हैं, दी गई हैं। और जो ऐसे बांध हैं, जो डैम्स हैं जिनकी हाइट 15 मीटर है ना, एंड बिटवीन द 10 to 15 मीटर है, उनको एक सर्टन डिज़ाइन और स्ट्रक्चरल कंडीशन में बनाया गया है, उन पर ये सारे जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं वो लागू होते हैं, ठीक है ना। तो नेशनल लेवल पर 2 बॉडीज़ हैं और स्टेट लेवल पर भी 2 बॉडी हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय निकाय की बात करें तो 2 ऐसे निकाय हैं जो कि बांध की सुरक्षा की बात करते हैं। बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति बनाई गई है, मतलब नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। ये 2 ऐसी बॉडी हैं नेशनल लेवल पर जो डैम्स की सेफ्टी की बात करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। और अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में भी 2 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, राज्य बांध सुरक्षा संगठन, और स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी, ठीक है ना, एक समिति भी इसमें बनाई गई। सबका अपना अलग अलग काम है कि कौन क्या समीक्षा करेगा, कैसे उसको आगे बढ़ाएगा। मान लीजिए कोई डैम जो बहुत पुराना हो गया है उसको कैसे फिर से प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो ये सारे काम इनको दिए गए हैं। ऑब्लिगेशंस क्या है, जो डैम का ओनर होता है, जो बांध का मालिक होता है, उनके कुछ दायित्व दिए गए हैं कि आपको इंस्पेक्शन करना होगा 2 बार, हर साल में 2 बार, एक बार मॉनसून के पहले, एक बार मॉनसून के बाद। तो मॉनसून का क्यों नाम लिया गया है, बिकॉज मॉनसून में बारिश होती है बहुत तेज, आप देखते हैं बरसात का मौसम आ जाता है, बारिश होने पर पानी का लेवल बढ़ जाता है। तो अगर डैम मान लीजिए पानी का लेवल बढ़ गया है और आपने इसको पहले नहीं देखा तो फिर से बांध टूट जाएगा। इसीलिए पोस्ट मानसून और प्री मानसून दोनों में इसको इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसके लिए प्रॉपर पनिशमेंट भी निर्धारित किया गया है। तो अभी जो इस तरीके का इतना बड़ा हादसा हुआ, ये बांध टूट गया, क्या इसके लिए कोई जिम्मेवार है? तो वही सभी लोग दूसरे को टिका रहे हैं। जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि पानी का लेवल बहुत फ्लो हो गया, बहुत बढ़ गया, हैवी रेन होने की वजह से ये टूट गया बांध। लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं या फिर IMD हैं, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो भी ये कह रही है कि हैवी रेन नहीं हुआ है, नॉर्मल रेन हुआ है। और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो, उनका कहना है कि ये जो डैम बन रहा था, करम डैम, वो अचानक से उसका काम एकदम बढ़ा दिया गया था पिछले 1 महीने से, जबकि 2-3-4 सालों से इसका काम चल रहा था धीरे धीरे, बट 1 महीने से इसको लगातार जल्दी इसका काम करने लग गए थे। और वहाँ के लोगों ने काफ़ी इसका बोला भी था कि कुछ दिक्कत है, बट लोगों ने इसको सुना नहीं। ठीक है भाई, नर्मदा रिवर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी की अभी हम बात कर रहे थे, करम रिवर की। नर्मदा मैंने बताया वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पेनिनसुलर रीजन में है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ये बहती है, ठीक है। और ये रिफ्ट वैली जो है आपका, विंध्यन रेंज ऑन द नॉर्थ एंड सतपुरा रेंज ऑन द साउथ। नॉर्थ में विंध्यन और साउथ में कौन, सतपुरा, इनके बीच में ये रिवर निकलती है, रिफ्ट वैली है ये। क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है UPSC में, तो रिफ्ट वैली में से होके निकलती है, विंध्यन सतपुरा के बीच में से नर्मदा। मैकाल रेंज, इसका सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, मैकाल रेंज में अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक हिल से नर्मदा उद्गम होती है, निकलती है। ड्रेनेज कहाँ, मध्य प्रदेश में है पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है, कुछ हद तक महाराष्ट्र और गुजरात के भी नदियाँ इसमें आकर के मिलती है। एंड द रिवर नियर जबलपुर फ्रॉम द धुआंधार फॉल, धुआंधार फॉल बहुत लोग घूमने के लिए भी जाते हैं, वो यहीं पर फॉर्म होता है। मेजर ट्रिब्यूटरीज का नाम याद रखिएगा, हिरेन, ओसांग, बरना, कोलार, ये सारे इसके मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। बाकी इस पे कई सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, ये सारे इंपॉर्टेंट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये सब लिख लीजिएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं।
अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं G20 पर। आपको मैंने G20 पर पहले बहुत डिटेल में बताया हुआ है ऑलरेडी। तो G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं? टर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया, जर्मनी। पांचों में से कौन कौन से हैं, कौन से नहीं हैं? ऑप्शन चूज कीजिए ABCD में और अपना आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। 1 2 3 4 5 जल्दी से बताइए कौन से ऐसे देश हैं जो कि शामिल हैं G20 में और कौन से नहीं हैं। फास्ट। तो इसमें आपको बता दूं आंसर कि इसका आंसर बी है, क्योंकि मलेशिया G20 में नहीं है। ठीक है, अगला स्कीम है उड़ान स्कीम। उड़ान सभी लोग जानते ही होंगे उड़ान के बारे में, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का ये फुल फॉर्म है। उड़ान के नाम से 2-3 स्कीम है, याद रखिएगा। ठीक है, तो उड़ान जो है ये वाला जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये उड़े देश का आम नागरिक, इसको 5 साल पूरे हो गए हैं और ये सक्सेस ईयर अपना सेलिब्रेट कर रहा है। 5 साल का जो सक्सेस अपना रेट है। एंड इट सीक्स टू इम्प्रूव रीजनल एयर कनेक्टिविटी। आपको समझ में आ ही गया होगा, उड़े देश का आम नागरिक मतलब एविएशन से जुड़ा हुआ होगा और इसमें जो फ्लाइट्स वगैरह की कनेक्टिविटी उसको बढ़ाई गई थी। रीजनल लेवल पर एयर कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग किया गया था, मतलब जैसे छोटे छोटे शहरों को एक दूसरे से जोड़ा गया था हवाई संपर्क के माध्यम से। जैसे आप नॉर्मली बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, लेकिन हवाई जो सेवा है उसका दाम एक तो बहुत ज़्यादा होता है और दूसरा लोगों को बहुत अवेयरनेस नहीं होती है, इसीलिए लोग ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। अच्छा, सुना होगा ना, गांव में बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर आप प्लेन से सफ़र करते हैं, एयरपोर्ट पर गए हैं, आप एरोप्लेन के माध्यम से जाते हैं तो बड़ी बात हो जाती है। तो इसीलिए इसको नॉर्मल करने के लिए, रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उड़ान स्कीम को लाया गया था और इसमें काफ़ी हद तक बहुत अच्छा काम भी किया गया है। ओके, अगला स्कीम है मंथन। मंथन पोर्टल। मंथन पोर्टल जो है वो साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। और इसमें कोलैबोरेशंस को प्रमोट किया जाएगा। कौन से कोलैबोरेशंस को? इंडस्ट्रीज और साइंटिफिक रिसर्च के कोलैबोरेशंस को। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज हैं और जो भी आपके अनुसंधान वगैरह होते हैं, वैज्ञानिक सलाहकार वगैरह हैं, उनके आपस के जो एक कनेक्टिविटी है ना कि हाँ चलो इस इंडस्ट्री में इसको नई चीज़ों को जोड़ा जाए, इकोसिस्टम को बेटर बनाया जाए। इंडिया के जो सस्टेनेबल गोल हैं, मान लीजिए कहीं पर बहुत कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन एमिशन बहुत हो रहा है, तो जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या इस्तेमाल करें कि कार्बन एमिशन ज़्यादा ना हो। तो जब इन दोनों को मिला देंगे हम तो क्या होगा? फ़ायदा हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो मंथन पोर्टल उसी के लिए बनाया गया है ताकि वहाँ पे नॉलेज वगैरह को ट्रांसफ़र किया जा सके, इंटरेक्टिव बनाया जा सके चीज़ों को, इसके लिए। अगला न्यूज़ है अर्थ गंगा। अर्थ गंगा, अर्थ आपको पता है अर्थ से बनता है आर्थिक। आर्थिक जुड़ा होता है पैसों से। तो कहीं पर अर्थ हो, अर्थ पृथ्वी वाला नहीं, अर्थ वाला, जैसे इस टाइप का लिखा हो, तो याद रखिएगा कि ये आर्थिक की बात कर रहा है। जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा इस नए इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया अर्थ गंगा। इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। एम्स टू प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलोंग द गंगा रिवर बैंक। गंगा रिवर बैंक में जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए कई सारे स्कीम्स को लॉन्च किया जा रहा है। जलज इनिशिएटिव, इसमें स्किल इन्हेंसमेंट किया जाएगा गंगा कंजर्वेशन के लिए। सहकार भारती, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपको लिखना है पूरा, ठीक है ना, सारे स्कीम का नाम लिखना है। IM अवतार, इसमें लाइवलीहुड को प्रमोट किया जाएगा, मतलब इनकम बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। और न्यू सोर्स रिवर चैम्प ऑन क्लैप, तो ये सब जो नए नए इनिशिएटिव्स हैं उसको लॉन्च किया जा रहा है सो दैट इसमें मदद किया जा सके इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से जो भी गंगा के किनारे तटीय क्षेत्रों में बसे हुए लोग हैं उनको। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग। फिर मिलेंगे कल अच्छे न्यूज़ के साथ में। और आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।